नमस्कार दोस्तों, आरएस की सीरीज में अपन एक नया टॉपिक विश्व इतिहास जो अपने मेंस के सिलेबस में है, ये सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। विश्व इतिहास के सिलेबस को मैंने आपको अंतिम वीडियो में बताया था। अब विश्व इतिहास के टॉपिक टू टॉपिक अपन सिलेबस वाइज तो मैटर तैयार करने जा रहे हैं। ये पहला टॉपिक अपना पुनर्जागरण में अपन देखेंगे इस वीडियो में कि या फिर नेक्स्ट वीडियो में पुनर्जागरण के टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे एक तो कि मतलब क्या है पुनर्जागरण का काल क्या रहा, कितने समय तक पुनर्जागरण रहा, इसका क्षेत्र क्या था, विशेषताएं क्या रही, इसकी अभिव्यक्ति किस रूपों में हुई, साहित्य के रूप में इसकी अभिव्यक्ति, कला साहित्य के रूप में इसकी अभिव्यक्ति या चित्रकारिता के रूप में प्रभाव क्या रहे, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ। ये पॉइंट अपन इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पुनर्जागरण आने के कारण क्या रहे। या अपन पहले अर्थ की बात करें तो पुनर्जागरण, अगर इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है पुनः जागरण, यानी पुनः जागना, दोबारा जागना। इसका मतलब कि पहले भी जगे थे, बीच में सो गए थे और अब जगेंगे। यानी किससे जगे? हुआ ये कि रोमन तुर्की साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों के नाम जो आपने सुने हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, सिकंदर भी वहीं का था। तो एक हायरार्की है, सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य है सुकरात, प्लेटो और फिर अरस्तु, एरिस्टोटल, एक हायरार्की है। और सिकंदर महान एरिस्टोटल का शिष्य था। ये सभी विद्वान लोग यूनान साम्राज्य के थे, रोमन साम्राज्य के थे। इनका जो ज्ञान था, जो इन्होंने अपनी किताबों में, पुस्तकों में रखा था, इस यूनानी साम्राज्य का केंद्र था कुस्तुनतुनिया 13वीं शताब्दी में। कुस्तुनतुनिया रोमन ग्रीक जो उसका जो संस्कृति थी, उस ग्रीक रोमन संस्कृति का जो केंद्र था वो कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आक्रमण कर दिया 1352 ईस्वी में। जब यहाँ पे आक्रमण कर दिया तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने, तो कुस्तुनतुनिया के बहुत सारे विद्वान यहाँ से पुस्तकों के साथ में इटली भाग गए। यहाँ से इटली भाग गए। इनमें एक मुख्य विद्वान था कार्डिनल बेसारियन। आप ये नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप देखोगे 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो विद्वानों के ऊपर ही आते हैं, उनके नाम के ऊपर आते हैं, जिनमें अपने को कहाँ के थे, किससे संबंधित थे, और जो लिखने की बात होती है 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स में, वो अपन लिखेंगे कि विद्वान कहाँ के थे, चित्रकार था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, किससे संबंधित था, और उसके बारे में कुछ विशेष बातें होगी वो लिखेंगे, उसकी पुस्तक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक विद्वान था कार्डिनल बेसारियन, ये इटली पहुँचा। एक क्राइसोलोरस था, गियो बेनी क्राइसोलोरस, ये लोग भी इटली आ गए। इन्हें अब जो ये क्राइसोलोरस था, इस क्राइसोलोरस को फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में, या यूँ कहिए कि यूनानी अध्ययन केंद्र का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस इटली का एक शहर है, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इस समय, कोरोना के टाइम पर फ्लोरेंस का बहुत नाम आ रहा है। तो फ्लोरेंस में नियुक्त कर दिया। इस वजह से लोगों के पास में नॉलेज पहुंची। फिर कुछ ही समय बाद में इटली में क्या होता है कि प्रेस का आविष्कार हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का। तो पहले किसी के पास में बुक्स होती थी तो ये कहा जाता था कि यहाँ लिख लीजिए इसको, तो वो अपनी कलम से लिखता था और फिर लेकर के जाता था, तो लोग उससे पढ़ लिया करते थे। फिर क्या हो, प्रेस आ गई तो बहुत सारी प्रतियां निकलने लगी, लो फोटोकॉपी कर दीजिए, फोटोस्टेट कर दीजिए, बहुत सारी प्रतियां उसकी छप गई और लोगों तक नॉलेज पहुंचा। तो पुनर्जागरण का मतलब है, अपन जो अर्थ समझ रहे थे कि पुनः जागना, तो
सुकरात, अरस्तु, प्लेटो के टाइम पर जो नॉलेज था वो नॉलेज कुछ समय के लिए, एक ऐसा मध्यकाल का समय आया था जब चर्च की सत्ता स्थापित हो गई थी, यानी धर्म की सत्ता स्थापित हो गई थी। अब जब चर्च सर्वोपरि हो गया, धर्म सर्वोपरि हो गया, तो ज्ञान का चर्च ने जो कह दिया वही आदेश होता था। बहुत सारे ऐसे विचारक आए इस समय जिन्होंने चर्च के आदेश को ही सर्वे सर्व मान लिया। राजा भी चर्च से नीचे हुआ करता था, चर्च ऊपर हुआ करता था, चर्च के आदेश मानने पड़ते थे राजा को भी, लेकिन क्योंकि लोगों के पास में शिक्षा का भाव था, या यूँ कहिए कि तार्किक विचार का भाव था। अब जब कुस्तुनतुनिया से पुस्तकें आई, लोगों ने पुस्तकों को पढ़ा, तब पता चला कि चर्च में इतनी शक्ति नहीं है। वास्तविकता ये है, लोगों की सोचने समझने की शक्ति तार्किक हुई। पुनः जागने का मतलब कि लोगों ने जागने का मतलब कि विचार करने की जो शक्ति थी उनमें, वो तर्कपूर्ण तरीके से सोचने लग गए। उसी समय क्रूसेडर्स होता है। क्रूसेडर्स क्या है? ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य एक धर्म युद्ध हुआ था। ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध किसके मध्य? ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य जेरूसलम क्षेत्र को लेकर के युद्ध हुआ था। जेरूसलम ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह को, जो यीशु था, ईसा मसीह था, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। क्रूस कहा जाता है सूली को, वो उसी से वर्ड बना है क्रूसेडस। तो हर ईसाई और मुसलमान के मध्य हुआ युद्ध क्रूसेडस नहीं है। क्रूसेडस वही युद्ध है जो जेरूसलम क्षेत्र को लेकर के ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य हुआ था। जब ईसाई रोमन साम्राज्य के शासक ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वो इस युद्ध में जीत नहीं पाए। तो जो रोमन साम्राज्य का शासक था, ये शासक पोप के पास में जाता है और पोप से ये कहता है कि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। पोप आदेश देता है, ये जो तुर्क साम्राज्य का जो मुसलमान है, इसको आदेश देता है शासक को कि जेरूसलम क्षेत्र को खाली किया जाए, लेकिन वह इसके आदेश को नहीं मानता है। तब लोगों को ऐसा लगता है कि हम चर्च को सर्वोपरि समझते थे, पोप हमारा भगवान था और उसी के आदेश को नहीं माना, तो पोप के आदेश की अवहेलना हो गई। तो लोगों में एक चेतना आई, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि वाकई पोप मनुष्य की आत्मा और शरीर का संरक्षक है क्या। तो एक पॉइंट हो गया, कारण था कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आक्रमण और क्रूसेडर्स आप समझ गए। तीसरा है व्यापार के क्षेत्र में विकास। ऐसा कहा जाता है कि क्रूसेड ने यूरोप को धनी बना दिया, क्योंकि क्रूसेड्स के परिणाम स्वरूप इटली में बहुत सारे व्यापारिक केंद्र खुल गए थे। प्रेटो, ल्यूका मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, वियना, बहुत सारे व्यापारिक केंद्र खुल गए और व्यापारिक केंद्र यूरोप के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आने लग गए। तो इनमें जो फ्लोरेंस है, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ आपको, फ्लोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे विद्वान यहाँ से निकल करके आए। फ्लोरेंस रेनेसा कहा जाता है पुनर्जागरण को ही। फ्लोरेंस रेनेसा काल का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बन गया। अगला पॉइंट है अरब मंगोल संपर्क। अरब मंगोल संपर्क इस समय मध्य एशिया उस क्षेत्र जो आपने ये जो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो देश हैं, ये मध्य एशिया में है। तो यहाँ पर मंगोल शासक था एक कुबलाई खान। एक मंगोल शासक था कुबलाई खान। कुबलाई खान एशिया और अफ्रीका, कुबलाई खान का लक्ष्य था कि एशिया और अफ्रीका को एक सूत्र में बांधा जाए, इनकी संस्कृतियों से एक दूसरे को अवगत कराया जाए। इसलिए इसने विद्वानों को, राजदूतों को और कलाकारों को शरण दी थी। तो राजकीय संरक्षण मिल गया।
और राजकीय संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी संस्कृति के उत्थान में। राजकीय संरक्षण यदि दिया जाता है तो जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, विद्वान वर्ग है, उसे संरक्षण प्राप्त होता है और वह अपना जो नॉलेज होता है, जो विचार होता है, उनको खुल करके सामने रख सकता है। 1273-75 में कुबलाई 1273-75 ईस्वी में मार्को पोलो, एक वेनिस यात्री है, इटालियन। वेनिस वर्तमान में ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो पहले इटली के अंदर ही ये क्षेत्र आता था। तो इटालियन विद्वान है मार्को पोलो। मार्को पोलो भी कुबलाई खान के दरबार में आया था और इसने अपनी जो यात्रा के वृतांत लिखे उन्हें मार्को पोलो की यात्राएं कहा जाता है। और भी विद्वान इसके दरबार में आए थे और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, भारत की खोज के निकला था, भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका पहुंच गया था और उसने फिर जो अमेरिकन्स थे उनको रेड इंडियन कहा था। तो ये कोलंबस भी इसके दरबार में आया था। तो अरब मंगोल संपर्क के परिणाम स्वरूप, यानी इसका क्या योगदान रहा अरब मंगोल संपर्क का, कि अरब मंगोल जो संपर्क हुआ, मंगोल शासक का नाम इंपॉर्टेंट है, कुबलाई खान मैंने आपको बता दिया है। तो इससे जो पश्चिम की अरबी गिनती, बीज गणित, दिशा सूचक, कागज, प्रेस, बारूद, इनकी जानकारियां प्राप्त हुई दुनिया को। फिर आता है सामंतवाद का पतन। सामंतवादी व्यवस्था मध्यकाल की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो अपन जमींदारी व्यवस्था जिसको कहते हैं, तो सामंतवाद का भी पतन हो गया था। सामंतवाद का पतन का जो सबसे मुख्य कारण था वो था क्रूसेडर्स, ये युद्ध हो चुका था। तो सामंतवाद के पतन से मध्यकाल की जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो गई। फिर बात आती है नगरों का विकास। जब मैंने आपको बताया कि व्यापार के क्षेत्र विकसित हुए, अब जब व्यापार के क्षेत्र विकसित होंगे तो कहाँ अपने आप नगरीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर नगरीकरण हुआ। नगरीकरण हुआ तो जो मध्य वर्ग था उस मध्य वर्ग की आय बढ़ी, या यूँ कहें कि जीवन स्तर सुधरा। जब जीवन स्तर सुधरा तो शिक्षा के प्रति उनका रुझान भी जगा। फिर बात आती है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। देखिए, वैसे तो सबसे पहले चीनियों ने कागज़ का प्रयोग शुरू किया था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कागज़ सबसे पहले इटली में ही प्रयुक्त हुआ। तो एक आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक हैं, जोहेन गुटनबर्ग। जोहेन गुटनबर्ग जोहेन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया 1454 ईस्वी में, तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी प्रतियां किताबों की छपने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी। नई नई भौगोलिक खोजें हुई। इस समय भौगोलिक खोजों में दो राष्ट्र, पुर्तगाल और स्पेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो खोजकर्ता थे, प्रमुख खोजकर्ताओं के नाम है हेनरी, कैडियाज, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, सबसे पहले भारत आया था 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस था, इसने अमेरिका की खोज की थी। तो जब भौगोलिक खोजें हुई तो देश आपस में संपर्क में आए, एक दूसरे की नॉलेज का आदान प्रदान हुआ, जिससे भी पुनर्जागरण स्थापित हो गया। एक आता है स्कोलास्टिक विचारधारा। ये क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जो 12वीं-13वीं शताब्दी के अंत में आई थी। ये इसमें अरस्तु के तर्क और एक था सेंट ऑगस्टाइन, सेंट यानी पॉप ही था ये भी। तो सेंट ऑगस्टाइन के धर्मशास्त्र और अरस्तु की पुस्तकों का या उसके विचारों का, इन दोनों के विचारों का समन्वय है, जिसमें धर्म और तर्क पर चर्चाएं हुई हैं। इस विचारधारा को कहा जाता है स्कोलास्टिक विचारधारा।
स्कॉलेस्टिक विचारधारा को इस समय जिसने बढ़ावा दिया है, यूँ कहें कि वास्तव में स्कॉलेस्टिक विचारधारा का विद्वान, तो वह भी इटली का ही है, रोजर बेकन। देखिए, अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ, तो उसका आंसर भी यहाँ पे मिलेगा। तो रोजर बेकन एक प्रमुख स्कॉलेस्टिक विद्वान था। देखिए, ये जो टॉपिक हैं दिखने में छोटे हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, औद्योगिक क्रांति, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। 3 टॉपिक, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति को छोड़िए, पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन, ये 3 टॉपिक हैं। इनमें ज़्यादातर जो ये विद्वान लोग हैं इनके बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 20 वर्ड्स वाले ये और 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो जब स्कॉलेस्टिक विचारधारा के बारे में जब अरस्तु और सेंट ऑगस्टाइन के विचारों का समन्वय हुआ, जिसमें धर्म और तर्क का अद्भुत समन्वय था, तो इसे चर्च की जो मान्यताएं थी वो काल्पनिक प्रतीत हुई और इन मान्यताओं का खंडन किया गया, विरोध हुआ। फिर आता है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। ये कैसे हुआ कि धर्म, पोप और भाग्य पर रहने वाला यूरोप और सामंती शासकों को अपना प्रगति मानने वाला यूरोप अब समझ चुका था, उसमें तार्किकता आ गई थी इस विचारों के अंदर, जिससे सामंतवाद का अंत हुआ, जिससे पोप की सत्ता। और जब राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, जब एक ऐसा समूह होता है जो एक ही तरीके से सोचते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विचार सब एक ही तरीके से अभिव्यक्त होती हैं, तो वह राष्ट्र की भावना होती है। और ऐसा होने लग गया था यूरोप में, स्पेशली इटली में। तो ये पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारण हैं। आगे के वीडियोज में अपन जो और टॉपिक हैं उनको अपन क्लियर करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, थैंक्स।